ठीक है सर। ऑलराइट। ओके, कल हमने क्या किया था कि जो स्पेसिमन पेपर था आपके सामने नजर आ रहा है 2023 का, हमने इसके सेक्शन ए को अटेम्प्ट करना शुरू किया था एंड वी हैव सक्सेसफुली अटेम्प्टेड द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ टू दिस क्वेश्चन। पेपर, फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, दूसरा ये आपको मैंने ये बताना था कि मैंने अपडेटेड सिलेबस 2023 जो बुक 1 है मेरी, विच कवर्स एवरीथिंग ऑफ P1 एंड P2, वो मैंने उसमें अपनी इंस्टा पे डाल दी है, तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। आई नो दैट यू हैव द हार्ड कॉपी एज वेल, ओके। बट आई हैव मेड फ्यू चेंजेस इन इट। तो आप अब उसको फॉलो करें जो मैंने अपडेटेड सिलेबस 2023 का बुक 1 का डाला है, उसको आप फॉलो करें। जैसे कि सस्टेनेबिलिटी है, तो ये एक नई टर्म आई है अब, तो आई डिड डिफाइन दैट इन द नोट्स एज वेल, जबकि हमने इसको अभी तो कर लिया है सोल्यूशन में। Now we'll talk about we'll start attempting question number 3. The question is define the term zero budgeting, and I told you that the topic budget was earlier part of A2, इसलिए आपको इसका पास पेपर का A2। क्वेश्चन कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा, बट नाउ इट हैज बीन एडेड इन AS, तो इसलिए मेरे नोट्स में भी मैंने ये बजट का टॉपिक ऐड कर दिया हुआ है। ओके, ऑल राइट। अब हम लेट्स स्टार्ट ठीक है सर। अटेम्प्टिंग इट। ये हमारे पास ये आ गया क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म जीरो बजटिंग। अच्छा, पहले सबसे पहले वही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें पता ही है कि इसमें देयर इज 1 मार्क फॉर नॉलेज एंड 2 फॉर एप्लीकेशन। नॉलेज। और जी एप्लीकेशन के सर। लिए अगेन मैंने आपको बताया कि आई विल बी यूजिंग द ब्लू कलर टू हाईलाइट दैट, एंड फॉर नॉलेज आई विल बी यूजिंग द रेड कलर एज रेड। वी वर डूइंग इट अर्लियर। अच्छा, अब इसको लेट्स स्टार्ट अटेम्प्टिंग इट। तो जीरो बजटिंग मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ बजट। मतलब कुछ तो बताना है ना, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो लिखते हैं इट इज, अब इट इज क्या चीज है वो, तो वो सही तरह से बच्चे डिस्क्राइब नहीं कर पाते, तो दैट्स नॉट गुड एट ऑल। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ बजट, बताना है ना कि क्या चीज है ये। ऑल्दो यू माइट नॉट अर्न एनी मार्क्स फॉर इट, लेकिन फिर भी ये क्लैरिटी देता है एग्जामिनर को। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ बजट वेयर जी। फॉर यस। एवरी न्यू पीरियड, फॉर न्यू सॉरी पीरियड। एवरी की स्पेलिंग मैंने सही नहीं लिखे, EVE, फॉर PVR। एवरी न्यू पीरियड। न्यू पीरियड। जी, वेयर अमाउंट is to be अमाउंट। allocated, where amount is to be allocated, यानी कि हर नए पीरियड के लिए, वो चाहे साल हो चाहे वो 6 महीने हो, आपने जो अमाउंट एलोकेट करनी है फॉर एवरी न्यू पीरियड वेयर अमाउंट इज टू बी एलोकेटेड नीड्स टू बी जस्टिफाइड फ्रॉम द स्क्रैच। ये मैंने लिखा नीड्स भी टू हुआ है, जस्टिफाई फ्रॉम द फ्रॉम स्क्रैच, यानी स्क्रैच। कि जीरो से आपको स्टार्ट करना है, जीरो से। अच्छा, इसको मैं फर्दर जीरो से। ऐड कर, जब आप गौर करें मैंने लिखा है वेयर फॉर एवरी न्यू पीरियड। अच्छा, वेयर 2 दफा आ गया, सॉरी। इट इज अ फॉर्म ऑफ बजट वेयर फॉर एवरी न्यू पीरियड अमाउंट टू बी एलोकेटेड इज, अमाउंट देता हूं, लेट मी, अमाउंट टू बी एलोकेटेड नीड्स टू बी जस्टिफाइड फ्रॉम द स्क्रैच। अच्छा, अब ये लिख तो मैंने दिया है, बट कैन वी डिवाइड दिस डेफिनेशन इनटू 2 पार्ट्स? इज इट पॉसिबल? अगर अगर नहीं, तो इसका मतलब है यू वोंट बी गेटिंग 2 मार्क्स फॉर द नॉलेज। तो लेट मी कर ऐड सकते हैं सर इसको। इन इट। अब वो क्या मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2 पार्ट्स बनाने हैं जैसे भी है, और वो क्या, जी सर। rather than rather than from rather the than level rather than from the level rather from that the level was allocated previously, ओके। यानी कि जो पिछले साल या पिछले टाइम पीरियड में अच्छा जो, सर यार, आप ना माइक म्यूट माइक कर ले, म्यूट कौन कर, बोल रहा है? हाँ माइक म्यूट कर लेंगे प्लीज। ठीक है सर। ओके, अभी भी आवाज आ रही है? लेट मी सी किसका सर माइक। एक सेकंड में बात करते हैं। अच्छा उजैफा, आपका ये मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। इट्स ओके सर। आपने म्यूट कर दिए उजैफा? जी सर। उजैफा, आपका माइक म्यूट नहीं है ना? मैंने कर दिया, चलो। ओके, ऑल राइट।
तो अब यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया कि आपको ये नहीं है कि पिछले साल आपको या पिछले टाइम पीरियड में जो अमाउंट मिली थी बजट के तौर पे या एलोकेट की गई थी, अब उससे आगे आपने जस्टिफाई करना है। नो, वो कहेंगे जी हर नए टाइम पीरियड के लिए, नए साल के लिए आपको शुरू से बताना है कि व्हाई वुड यू बी रिक्वायरिंग दैट अमाउंट। तो ये मैंने इसको डिफाइन किया। अब नाउ वी कैन डिवाइड दिस डेफिनेशन इनटू टू पार्ट्स, एक ये वाला हिस्सा और एक जो दूसरे वाला हिस्सा है जो मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ। तो नाउ यू कैन इजीली गेट 2 मार्क्स फॉर द नॉलेज। तो रिमेंबर, यू कैन डिफाइन इट in any way, there is no problem at all, but as long as it is relevant to the term you are defining, and you are able to segregate it into two parts, जो मैंने पहले भी बताया आपको। दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, टर्म से रेलेवेंट है, फाइन, यू विल गेट 2 मार्क्स। ओके, आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास आ गया एक्सप्लेन वन बेनिफिट टू अ बिजनेस ऑफ यूजिंग बजट्स। इसका भी मैंने आपको बताया था कि फॉर अ 3 Sir, मार्क ये क्वेश्चन। जी sir, जी बोले। sir, zero. Sir, can you explain the zero budgeting again in simple words? इन सिंपल वर्ड में ऐसे है कि जीरो बजटिंग, नाम जीरो का मतलब ये है कि जब भी फॉर एग्जांपल कोई एक डिपार्टमेंट कह रहा है कि मुझे इतनी अमाउंट एलोकेट कर दें, मुझे इतनी अमाउंट चाहिए इन द फ्यूचर, इट कैन बी एन ऑपरेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल। तो वो ये कहें अगर कि जी हमें पिछले साल $10,000 मिला था फॉर फंडिंग आर एक्सपेंडिचर, राइट। तो अब आप ये एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि जी जनाब हम अब $10,000 तो हमें मिलेगा ही, हम इससे ऊपर जो अमाउंट हमें चाहिए विल जस्टिफाई दैट ओनली। दिस इज नॉट जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बजटिंग में वो कहेंगे $10,000 पिछले साल मिला था, अब आप बताएं अब आपको $10,000 क्यों चाहिए, और जो आपको इससे ऊपर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको $5,000 और चाहिए, आपको वो भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका नाम जीरो बजटिंग है कि आपको जीरो से ही बताना है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि पिछले साल आपको कितनी अमाउंट एलोकेट हुई थी और आपने उस वक्त जस्टिफाई की थी। बट फॉर अ न्यू ईयर, फॉर अ न्यू टाइम पीरियड, यू हैव टू जस्टिफाई एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो। सर ये 2 मार्क्स नॉलेज के हैं? जी, 2 नॉलेज के हैं। और कैसे पता चलता है? ये जब आपने भी जब भी कमांड क्या वर्ड लिखा है, डिफाइन। 1 नॉलेज 2 एप्लीकेशन? अच्छा सॉरी सॉरी, ये तो मैंने ऊपर गलत लिख दिया, वो अभी डिफाइन वाला ही चल रहा था। तो ये 2 नॉलेज की, अच्छा। सॉरी, हाँ 2 नॉलेज की है। मैंने समझा कि मैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ये 2 नॉलेज की है मेरे। अच्छा, अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पर होगा वो जो मैं बता रहा था कि 3 नंबर का क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम द कमांड वर्ड एक्सप्लेन, 1 मार्क नॉलेज का है और 2 मार्क्स इसमें एप्लीकेशन के आ रहे हैं। तो इसको मैं वही एप्लीकेशन को ब्लू कर देता हूँ बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज इट इन आवर आंसर। और इसमें मैंने कल भी बात बताई थी, सेम पैटर्न विल बी फॉलोड। और वो क्या कि आपको क्या लगता है, क्या हमें इस क्वेश्चन में कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है? कोई बिजनेस का एनवायरनमेंट या बिजनेस की नेचर मौजूद है क्वेश्चन में? क्या कहते हैं? नो सर। नहीं है। नहीं वेरी मौजूद गुड, है। यहाँ पर नहीं है। और तो अगर ना हो तो हमें क्या करना होता है? वी हैव टू क्रिएट आवर ओन सिनेरियो। Scenario can be of different types. One, you can mention the type of product in which the business deals in, or you can mention the environment in which the business operates. तो दोनों तरीकों से आप सिनेरियो को क्रिएट करके एप्लीकेशन के मार्क्स गेन कर सकते हैं। अच्छा, अब लेट्स सॉल्व इट एज वेल। मैंने बताया था 3 मार्क्स में आपको 1 नंबर नॉलेज का लेना है, और यू कैन डिफाइन द टर्म बजट, बट अगेन इट इज नॉट रिकमेंडेड, पहले भी बताया था, बिकॉज इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि आप नॉलेज का नंबर वैसे भी गेन कर ही सकते हैं और वो आपको करना ही करना है, वो पाथ आपको वैसे भी फॉलो करना है। तो व्हाई टू वेस्ट टाइम फॉर सम एडिशनल सेंटेंसेस और वर्ड्स, ऑलरेडी आपका टाइम इतना ज्यादा नहीं होता। अच्छा, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या आई एम गोइंग टू हाईलाइट वन ऑफ द बेनिफिट। मैं लिख रहा हूँ टू मैनेज अनसर्टेनिटी, मैंने ये पॉइंट लिख दिया। अनसर्टेनिटी को मैनेज करने के लिए बजट बनाया जाता है। सो आई विल गेट 1 मार्क फॉर द नॉलेज हियर कंफर्टेबली। अब मुझे आगे जाना है। अब आगे मुझे क्या करना है? मुझे एप्लीकेशन के नंबर लेने। इसका मतलब है कि मुझे सिनेरियो क्रिएट करना है, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा? फॉर अ न्यू बिजनेस, फॉर अ न्यू बिजनेस। अब मैंने
थोड़ा सा इन बिजनेस के बारे में बताया कि अगर बिजनेस नया है, फॉर अ न्यू बिजनेस एंटरिंग अ मार्केट, मैंने क्या किया, आई एम बिल्डिंग अप द सिनेरियो टू गेट मार्क फॉर एप्लीकेशन। वरना जनरल बिजनेस की बात कर सकता था, क्योंकि मुझे अब इंपॉर्टेंस बतानी है बाय क्रिएटिंग अ सिनेरियो, ताकि मुझे एप्लीकेशन के नंबर मिले, एनालिसिस के नहीं। अच्छा, तो फॉर अ न्यू बिजनेस एंटरिंग अ मार्केट would get the advantage of setting up setting a flexible budget। मैंने ये लिख दिया फ्लेक्सिबल बजट, ये हमने पढ़ा हुआ है। फ्लेक्सिबल बजट में क्या होता है कि द अमाउंट जो आपको एलोकेट की जाती है इट कैन वेरी, मतलब आउटपुट के साथ अमाउंट भी वेरी करती है। फॉर एग्जांपल, मैंने क्लास में भी बताया था आपको कि अगर आप इफ यू आर प्रोड्यूसिंग 10,000 यूनिट्स, तो आपको लेट्स से $1,00,000 का की अमाउंट एलोकेट की गई है फॉर 10,000 यूनिट्स। अगर लेट्स से आपकी ये जो आउटपुट है वो एक्सीड कर जाती है, डिपेंड करता है ना कि डिमांड कितनी है, 10,000 से एक्सीड कर जाती है, तो आपका बजट भी जो है वो वेरी कर सकता है, वो भी आपको ज्यादा एलोकेट किया जा सकता है, क्योंकि आपने ये पहले से ही प्लान किया हुआ है। अब मैं वही डिस्कस यहाँ करने लगा हूँ। तो वुड गेट द एडवांटेज ऑफ सेटिंग अ फ्लेक्सिबल बजट। पेपर में बजट की बात, क्वेश्चन में बजट की बात हो रही है, लेकिन मैं फ्लेक्सिबल बजट भी यूज कर सकता हूँ, एज इट हेल्प्स business to have a peek into the future। मतलब जब बजट बनाते हैं तो बजट किस चीज का बनता है? बजट होता है ना समरी ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो हाउ मच रेवेन्यू टू बी जनरेटेड इन द फ्यूचर, हाउ मच एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड इन द फ्यूचर। तो इसका मतलब है व्हाइल मेकिंग अ बजट आप फ्यूचर को कंसिडर करते हैं, तो इसका मतलब है आप फ्यूचर को देख रहे हैं, दैट इज अ गुड साइन। आपको फ्यूचर को ही देखना है, डजंट मैटर हाउ सक्सेसफुल यू आर इन द पास्ट। अगर आप फ्यूचर नहीं देख रहे तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता, चाहे आप पास्ट में कितने ही सक्सेसफुल क्यों ना हो। तो ये यहाँ ये बता रहा हूँ, टू हैव अ पीक इनटू द फ्यूचर दैट, अच्छा, फ्यूचर एंड prepares the business for sudden changes in the environment। कि अगर एनवायरमेंट तेजी से चेंज होता है, और मैं जैसे इसमें एग्जांपल आपको दे सकता हूं, सच एज volatile customer demand, volatile कंज्यूमर डिमांड, ऐसे कर देते हैं। अच्छा, ये volatile कंज्यूमर डिमांड क्या होती है? वेरिड कंज्यूमर डिमांड, यानी कि अचानक बढ़ सकती है वो। तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर होते हैं कि जैसे मैंने आपको, और मैंने क्या लिखा है, मैंने वर्ड इस्तेमाल किया फ्लेक्सिबल बजट का। इसका मतलब लेट्स से इफ ऑल ऑफ अ सडन डिमांड इंक्रीजेज, तो आपका बजट भी ज्यादा एलोकेट, आपको फंड्स भी ज्यादा एलोकेट कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से मांगेंगे, फॉर एग्जांपल ऑपरेशन डिपार्टमेंट, बिकॉज दैट डिपार्टमेंट इज इन चार्ज ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट। तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से अगर मांगेगा तो फाइनेंस डिपार्टमेंट कहेगा जनाब हमारे पास तो पैसे नहीं है। लेकिन अगर आपने बजट प्लान किया है और वो फ्लेक्सिबल है, तो अगर डिमांड बढ़ भी जाएगी तो मोर फंड्स कैन बी रिलीज्ड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट टू द ऑपरेशन डिपार्टमेंट। लेकिन हमें लिखना नहीं है, क्योंकि हमने डेवलपमेंट नहीं करनी, हमें एप्लीकेशन के मार्क्स चाहिए। तो सच एज, तो मैं सिर्फ सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ, सच एज वॉलेटाइल कस्टमर डिमांड, तो हेंस कंज्यूमर डिमांड is met successfully, consumer demand is met successfully, helping the business to grow, अब आप दोबारा देखो, मैंने बेनिफिट को हाईलाइट किया है ऑफ यूजिंग बजट्स बट बाय क्रिएटिंग अ सिनेरियो। इसका मतलब है ये जो सारे का सारा है, यस आई हाईलाइटेड द बेनिफिट, लेकिन सिनेरियो क्रिएट करके बेनिफिट को हाईलाइट करना, वी कॉल इट एप्लीकेशन। तो आई कलर इट ब्लू, दिस इज यूज ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मुझे 2 नंबर और एप्लीकेशन के
मिल जाएंगे। तो मैं यही आपको बता रहा था, यू वोंट फाइंड सच क्लैरिटी एनीवेयर, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन यू कैन अटेंड, क्योंकि आपको बुक पढ़ के या इवन पास पेपर्स को भी गो थ्रू करके आपको फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज लेटर ऑन आपको वीडियोस में शेयर कर रहा हूँ, आप इनको देख सकते हैं, एंड देन स्टार्ट अटेम्प्टिंग पास पेपर्स बेस्ड ऑन व्हाटएवर आई टॉट यू हाउ टू आंसर। अच्छा, आगे चलते हैं। वी आर डन विद 3AB नाउ, स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन। वो क्या आ गया सर एक सवाल है, बोले? ये जो एप्लीकेशन आपने लिखी है ये एक पैराग्राफ की लिखनी है या दो पैराग्राफ? नहीं, अब वही आप पैराग्राफ एक ही पैराग्राफ होगा, बिकॉज 2 पैराग्राफ आर रिक्वायर्ड जब आपको 2 पॉइंट्स लिखने, हमें तो पॉइंट एक लिखना है, ठीक राइट? है। अच्छा, पर अब आजकल यही हो गया, उन्होंने थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया है, वो 2 पॉइंट पूछते नहीं है, बच्चा 2 पॉइंट लिख ले, 3 पॉइंट लिख ले, उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक वो एप्लीकेशन शो नहीं करेगा। तो इस लिहाज से थोड़ा टेक्निकल हो गया ये। अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं। सवाल तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन पेपर पे जरा ज्यादा अच्छा लगता है, वहां पे नजर आ रहा है। एनालाइज वन वे इन विच एथिक्स में इन्फ्लुएंस द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब आप गौर करें, यहाँ पर कमांड वर्ड क्या नजर आ रहा है? एनालाइज। इट मीन्स नाउ देयर आर मार्क्स फॉर एनालिसिस। वो क्या होता है सर एनालिसिस? इसमें वो चेन ऑफ आर्गुमेंट आ जाता है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि आपको यहाँ पर चेन ऑफ एनालिसिस करना है। अब वो क्या है, अभी हम देखने लगेंगे। मतलब ऊपर अगर आप देखें तो कहीं भी एनालाइज का वर्ड नहीं आ रहा, एक्सप्लेन का वर्ड आ रहा है। नाउ इट इज एनालाइज, सो दिस कमांड वर्ड हैज अ डिफरेंट मीनिंग। तो एनालाइज का मतलब है अब आपको अपने पॉइंट को डेवलप भी करना है, ओके, विद चेन ऑफ एनालिसिस। चेन ऑफ एनालिसिस का मतलब है कि आपको इसमें वैरायटी ऑफ आर्गुमेंट्स, वैरायटी कह रहा हूँ, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे कि एक पॉइंट मेंशन करके इसका क्या इफेक्ट होगा, उसके बाद आगे फर्दर इससे क्या होगा, बाय यूजिंग कनेक्टिव्स, जैसे लीडिंग टू, एज अ रिजल्ट, बिकॉज। तो दिस शोज दैट यू आर इनटू रीजनिंग। तो जब व्हेन यू आर इनटू रीजनिंग, इट मीन्स यू आर डेवलपिंग चेन ऑफ एनालिसिस। अभी हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने लगे हैं कि ये कैसे होगा। अच्छा, इसके नंबर भी किस तरह मिलने हैं वो भी आपको दिखाने लगा हूं। इसमें जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है हम उसको देख लेते हैं। तो इसमें 1 नंबर हमारे पास नॉलेज का है, 2 मार्क्स एप्लीकेशन के हैं, और इसमें 2 मार्क्स जैसे मैंने अभी बताया आपको एनालिसिस के। रिमेंबर, तो अब इसमें एक चीज ऐड हो गई जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में नहीं थी, दैट इज एनालिसिस। तो हम इसको भी कलर कर देते हैं। ये तो रेड हो गया, हम नॉलेज के लिए रेड को ही इस्तेमाल करेंगे। एप्लीकेशन के लिए वी विल बी यूजिंग ब्लू कलर। ये जरा कलर डिफरेंट हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए, ये कर लेते हैं। और फॉर एनालिसिस स्लाइटली कुछ और कलर, लेट्स से ग्रीन कर लेते हैं, ओके, विजिबल है। अब हम स्टार्ट करते हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आप वन वे पहले डिफाइन करना चाह रहे हो, आपकी मर्जी। मतलब आई रिपीट, देयर आर 3 ways टू डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज। आपको पहले भी बताया था। एक तरीका, फाइंड अ वर्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन एंड डिफाइन इट, ठीक है, यू विल गेट मार्क फॉर द नॉलेज। सेकंड इज, इफ यू कैन नॉट डिफाइन दैट टर्म जो कि सेंटेंस में दी हुई है, जैसे एथिक्स लिखा हुआ है, आपसे नहीं डिफाइन हो रहा, फाइन, लीव इट, डू नॉट टेल योर वीकनेस टू द एग्जामिनर। तो फिर आप वो जो वन वे आपने बताना है उसको पहले स्टेट कर दो, यू कैन गेट मार्क फॉर द नॉलेज। और तीसरा मैंने एक और तरीका बताया था कि while developing your point, if you are using a business term, you can define that term as well in the body of your answer. आंसर लिखते हुए किसी टर्म का इस्तेमाल किया और उसको डिफाइन कर दिया, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अच्छा, ये भी हम अब देखने लगे। अच्छा, हम इसको स्टार्ट करने लगे तो हम सर ये मतलब क्वेश्चन में किसी भी वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं, इररिलेवेंट भी वर्ड हो? नो वे, नॉट एट ऑल, दैट वर्ड मस्ट बी रेलेवेंट टू द क्वेश्चन यू आर अटेम्प्टिंग। किसी भी वर्ड को नहीं कर सकते आप। तो सवाल आपका नहीं, ठीक है। जैसे हाँ जी, सर बोले। एक्टिविटीज को डिफाइन कर दें, एक्टिविटीज को। हाँ, लेकिन एक्टिविटी कोई टर्म नहीं है, एक्टिविटी इज नॉट अ बिजनेस टर्म ना, इसलिए वो नहीं। अच्छा, ओके, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं इसको कि हम क्या करेंगे। पहले हमें नॉलेज शो करनी है, तो सबसे आसान तरीका, इफ यू नो द टर्म
डिफाइन इट। तो अब मैं एथिक्स को डिफाइन कर देता हूँ। These ऐसे लिखता हूँ, ethics, sorry, ethics are moral guidelines that determines the way business operates। हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो आप इसमें दो चीजें नजर आ रही हैं। अच्छा, अब एक बात आपको बताने की, आप कोई एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अच्छा, आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब आप किसी को डिफाइन कर रहे हैं तो आपको एग्जाम्पल नहीं देनी, नहीं आप दे सकते हैं। क्यों? अगर वो क्वेश्चन डिफाइन से शुरू नहीं हुआ। लाइन कौन लगा रहा है भाई? हमजा सलमान, क्या कर रहे हो? क्यों स्क्रीन पे लाइन लगा रहे हो? अच्छा ओके, रिमूव कर दो उसे, कि मैं पहले देख लूं। अच्छा ये कौन, क्या हो रहा है, लेट मी सी। अच्छा एनीवे, हम आगे चलते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन डिफाइन से शुरू हो रहा है एंड यू आर डिफाइनिंग द टर्म, तो फिर एग्जाम्पल का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज एग्जाम्पल डज नॉट डिफाइन अ टर्म। अच्छा, लेकिन एग्जाम्पल जो है वो नॉलेज को शो करता है, ये आपने याद रखना है। मैंने आपको बताया नॉलेज शो करने के बहुत से तरीके हैं। तो अगर आप कोई एथिक्स की एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं तो इट इज पॉसिबल एंड यू कैन गेट मार्क फॉर द नॉलेज एज वेल, लेकिन वो डेफिनेशन नहीं होती, इट इज नॉट पार्ट ऑफ डेफिनेशन। अच्छा एनीवे, तो हमने एक नंबर लेना था, हमें यहाँ एक नंबर तो मिल ही जाएगा। अब हमें यहाँ पर सर दो, वो हाँ जी बोलिए। सिनेरियो एक जैसा होता है जैसे पिछला जो 3B में लिखे एनवायरनमेंट के बारे में, पोल्यूशन नहीं वगैरह, नहीं, फोर जरूरी में नहीं भी है। लिख सकते हैं आप सिनेरियो सेम कुछ भी, चीज। आप बिल्कुल लिख सकते हैं। सिनेरियो आपने क्रिएट करना है। अगर दो क्वेश्चन का सिनेरियो एक जैसा भी हो गया तो नो इश्यूज, एज लॉन्ग एज इट इज रेलेवेंट टू द अच्छा जी। आंसर। आप आंसर लिख रहे हैं, आपने सिनेरियो बनाया, वो सही लग रहा है, फाइन, नो नो इश्यूज। अच्छा, अब आप ये गौर करो, ये मॉरल गाइडलाइंस हैं दैट डिटरमिन द वे बिजनेस ऑपरेट्स। तो इसमें वैसे दो पार्ट्स हैं, लेकिन अगर दो पार्ट्स ना भी हो तो चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें नॉलेज का नंबर ही एक है, ये याद रखना आपने। यार ये फिर कौन लाइनें लगा रहा है? ना लगाएं, आपका नाम हाईलाइट हो जाता है, तो मैं नाम आपका हाईलाइट करना नहीं चाह रहा, राइट? हटा दें इसको। अच्छा ओके, तो अब हमने नॉलेज का नंबर यहाँ पर एक नॉलेज का नंबर ले लिया। अब हम आगे चलते हैं। आगे अब हमने चूंकि वन वे बताना है इन विच एथिक्स में इन्फ्लुएंस द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस, तो अब हम ये करते हैं। वो क्या, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक और तरीका नॉलेज को शो करने का, नॉट टू यूज चाइल्ड लेबर। मैंने ये लिख दिया, एथिक्स में आता नहीं है। एथिक्स में बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे चार्जिंग टू हाई अ प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट, यूजिंग चाइल्ड लेबर। इसी तरह अगर आपकी बोले या ये आपकी बात सही नहीं आ रही, आपका नेट ठीक नहीं है। अच्छा, दिस इज ऑल्सो नॉलेज, रिमेंबर। मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, यहाँ पर ये भी नॉलेज है। मैं वन के इसको नहीं लिख रहा, सर आपकी राइट? बात दूर हम हमजा इसलिए आ रही है क्योंकि आप क्या नेट ठीक नहीं है। अच्छा, अब नॉट टू यूज चाइल्ड लेबर, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। तो आप इस तरह भी नॉलेज का नंबर गेन कर सकते हैं। लेकिन वंस यू हैव ऑलरेडी गेन्ड नॉलेज मार्क, आपको दोबारा एग्जामिनर नॉलेज का नंबर नहीं देगा, लेकिन आपने फिर भी ऐसे ही लिखना है, राइट? हमजा आपको मैं कह रहा हूँ आप लाइंस ना लगाएं, अदरवाइज मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा फिर क्लास से, मुझे नाम लेना पड़ा। ओके ऑलराइट, नॉट टू यूज चाइल्ड लेबर। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, और मैं लिख रहा हूं। अब ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे भी क्या करना है, एप्लीकेशन के नंबर हैं, बट देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट गिवन। ना बिजनेस के बारे में कुछ बताया है और आ बिजनेस लिखा हुआ है, और ना ही हमें बिजनेस के एनवायरनमेंट के बारे में पता है। तो लेट्स क्रिएट अ सिनेरियो हियर एज वेल, ठीक है जी। अब मैं लिख रहा हूं, इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, लोडिंग ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले सिनेरियो बिल्ड कर रहा हूँ ताकि उसके हिसाब से डेवलप कर सकें। लोडिंग ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड अनलोडिंग ऑफ सॉरी ऑफ रॉ मटेरियल
यही होता है ना मैन्युफैक्चरिंग में, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में लेकर जाते हैं। एंड अनलोडिंग ऑफ रॉ मटेरियल इज क्वाइट कॉमन। मैं सिनेरियो बिल्डअप कर रहा हूँ और इनफैक्ट मैंने कर भी लिया है। अब हम आगे चलेंगे। एंड a child's bones are not strong enough to lift heavy loads। ठीक है, मैं ये बता रहा हूं कि ये एथिकल इशू आ गया इसके अंदर। are not strong enough to lift heavy loads, right? अब मैंने ये बात बता दी, ठीक है। तो अब आगे a business taking that decision, a business, अच्छा यहाँ पे दा लिखता हूँ, दा क्यों? क्योंकि वो बिजनेस जिसकी हम बात कर रहे हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। तो दा बिजनेस taking that decision based on ethics, हमने बता दिया ना ethics क्या है, would affect the business activity in the following way। मैंने ये बताया, यानी कि अब हम असल बात अब करने लगे। हमने सिनेरियो बिल्डअप किया और अब हम वो जो उसमें कहा है कि बिजनेस की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस वो कैसे होगी एथिक्स की वजह से, हम उसकी बात करने लगे। और वो क्या, अब हम नीचे आ जाते हैं क्योंकि फॉलोइंग वे की बात हो रही है। वो क्या, बिजनेस हैज टू हायर अडल्ट वर्कर्स, ऐसे लिख लेते हैं, हायर अडल्ट वर्कर्स, ओके। हु वुड बी, आपको जहां प्रॉब्लम हो मुझे बता सकते हैं, who would be demanding higher wage as they are, क्योंकि ऊपर बच्चों की बात हमने कर दी ना, as they are more aware of their rights, they are more aware of their rights, okay। अच्छा, अब तो कंपेयर टू चाइल्ड वर्कर्स, ओके। यहाँ पे हमने बता दिया, हम बता रहे हैं कि एक्टिविटीज कैसे चेंज होंगी। अच्छा, और उससे क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग कॉस्ट इन द शॉर्ट रन, ठीक है। आगे लिखता हूँ, एज ए रिजल्ट, ये क्या हो रहा है, मैंने कहा था आपको, यूज ऑफ कनेक्टिव्स टू शो चेन ऑफ एनालिसिस, तो ये कनेक्टिव इस्तेमाल करें। एज ए रिजल्ट, इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, ओके। आगे, अच्छा अब आगे, बट fulfilling the moral duty, ये आप देखें। अच्छा, यहाँ पर भी हमें पैराग्राफ बनाने की ऐसा जरूरत नहीं है क्योंकि हमें एक ही पॉइंट लिखना है। वो क्योंकि फॉलोइंग का वर्ड मैंने इस्तेमाल कर दिया इसलिए मैं नीचे चला गया। अच्छा, अब fulfilling the moral duty would give business what? Give the business लिख देता, give, है ना, ये कलर कर दिया ना किसी ने, तो वही हमजा ने, खैर एनीवे, would give the business higher return, ठीक है, in the future due to better image, despite higher cost of higher price, पहले मैं लिख देता हूँ, would give the business higher return। अच्छा, आगे पूरा लिखा नहीं हुआ अभी, in the future लिखा नहीं आया ना, in the future due to better return, क्या लिख रहा हूँ मैं, एक मिनट, सॉरी मैं थोड़ा पढ़ लूँ दोबारा से। बट फुलफिलिंग द मॉरल ड्यूटी वुड गिव द बिजनेस
higher return in the future, ठीक हो गया, due to better image, हाँ यही लिख रहा था ना, due to better image despite higher price, ठीक है, despite higher price to cover the higher cost of manufacturing, यही है ना, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ही है ना, तो हायर कॉस्ट तो आएगी क्योंकि अडल्ट वर्कर ने ज्यादा पैसे मांगने हैं, ज्यादा वेज मांगनी है, उसको अपने राइट्स का पता है। जी सर, CSR का लिख सकते हैं इधर? हाँ देखो, एथिक्स और सीएसआर ऑलमोस्ट एक ही बात है, तो आप उसकी बात भी कर सकते हैं। तो अब आखिरी लाइन पढ़ रहा हूँ, एज अ रिजल्ट इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, एज अ रिजल्ट increasing cost of the business, but fulfilling the moral duty would give the business higher return in the future due to better image despite higher price to cover the cost of manufacturing. अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो हमारे पास ये जो है, this is what we will say, this is application, creating a scenario, right? We have used it. After that, this is again analysis. This is chain of analysis. And I'll be using a different color, that would be green. तो अब एग्जामिनर के लिए बहुत आसान है ढूंढना कि अच्छा नॉलेज है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, एंड अब 2 नंबर एनालिसिस के लेने हैं तो वो हम इजीली गेन कर सकते हैं, एप्लीकेशन के मार्क्स भी गेन कर सकते हैं यहाँ पर आसानी से, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें भी हमने एप्लीकेशन इस्तेमाल की हुई है यहाँ पर, क्या यहाँ से एज दे आर मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स कंपेयर टू चाइल्ड वर्कर्स, हमने ऊपर बात की है ना चाइल्ड वर्कर्स की, तो ये भी एप्लीकेशन में ही कंसिडर किया जा सकता है, तो एनालिसिस में भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं एप्लीकेशन। अच्छा, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस एज वेल, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया कि नंबर गेन कर लिए एप्लीकेशन के, और एप्लीकेशन के नंबर तो वैसे हमें ऊपर ही मिल गए होंगे, लेकिन मैं फिर भी एंड तक ले जाता हूँ। यहाँ पर हमें नॉलेज के नंबर ऊपर मिल गया था, और यहाँ हमने 2 नंबर एनालिसिस के, और जो हमने 2 एप्लीकेशन के नंबर लेने थे वो भी हमें मिल गए, और मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। सर जी सर, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है जिसमें अपने चाइल्ड बोन्स लिखा है, तो सर ये जरा उस तरह का डाउट वाला नहीं लग रहा है? बच्चों की हड्डियां तो ज्यादा मजबूत होती हैं, बूढ़े लोगों की कमजोर होती हैं। नहीं बेटा, आप समझ नहीं रहे, चाइल्ड लेबर का मतलब क्या है। चाइल्ड लेबर का मतलब है कि वो बच्चे जो बहुत छोटे हैं, आप चाइल्ड लेबर में नहीं आते, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ। हम बात कर रहे हैं 12 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा, दे आर नॉट ग्रोन अप, तो उनके यहाँ यही होता है, राइट? अच्छा, तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। और अगर मैं लिखूंगा इसको फॉर एग्जांपल, इसमें लेंथ कितनी होनी चाहिए, मतलब कि पैराग्राफ की कितनी लेंथ होनी चाहिए? देखो, लेंथ अगर आपने आंसर बनानी है तो आपके ना जो चेन ऑफ आर्गुमेंट है ना, वो 2 से 3 होने चाहिए आपके क्वेश्चन में, कि एज ए रिजल्ट का वर्ड लीडिंग टू, बिकॉज ये एटलीस्ट 2 जगह इस्तेमाल हो रहा हो, तो आप का चेन ऑफ आर्गुमेंट अच्छा है और मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, एनीवे टाइम एक्सपायर हो रहा है, दैट इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग सेक्शन बी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। सर अल्लाह हाफिज़ सर।